हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं इंजीनियर प्रसाद कुशवाहा इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो क्लास में हम लोग अल्फ़ा एग्ज़ाम एक्सपर्ट सामान्य अध्ययन बुक के गणित का अध्ययन करेंगे और अल्फ़ा एग्ज़ाम एक्सपर्ट सामान्य अध्ययन कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी से उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके वार्षिक परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सबसे पहले हम गणित के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। आपके वार्षिक परीक्षा में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गणित के प्रश्न हूबहू नहीं आते हैं, बल्कि उसके अंकों को फेरबदल करके प्रश्न पूछे जाते हैं, परिभाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग इन प्रश्नों को विस्तार से पढ़ेंगे ताकि प्रश्न जो है किसी प्रकार का आए आप आसानी से उसका हल कर सकें। तो आइए हम गणित के प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। हमारे गणित का पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, या तो पूर्ण संख्या का परिभाषा जानेंगे, पूर्ण संख्या कहते किसे हैं, और तब उसको पहचान करेंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप पढ़े थे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आप पढ़े होंगे, और प्राकृत संख्या में क्या पढ़े थे, या तो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या हमारा 1 2 3 4 ऐसे शुरू होता है, तो गिनती की संख्या को हम कहते हैं प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 अनंत तक। प्राकृत संख्या अंग्रेजी में कहेंगे नेचुरल नंबर। और गिनती की संख्याओं में अगर शून्य शामिल कर दिया जाए, जीरो मिला दिया जाए, और इसके बाद जो समूह प्राप्त होगा उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या मिला ये, तो पूर्ण संख्या। तो आपने देखा है गिनती की संख्याओं में क्या मिलाया गया, जीरो शामिल किया गया, और जो संग्रह प्राप्त हुआ उसे कहेंगे हम पूर्ण संख्या। अब हमारे ऑप्शन में दिया है -1 0 1 -2। तो इसमें जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन से मिल रहा है, तो जीरो मिल रही है। तो जीरो हमारा कौन सा ऑप्शन हो रहा है, तो बी हो रहा है। तो एक का उत्तर हो गया हमारा बी। क्या दिया है यहाँ पर, जीरो। क्लियर हो गया। अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न में ध्यान से देखें, निम्न में कौन प्राकृत संख्या नहीं है। अब आपको जानना है कि कौन प्राकृत संख्या नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है 8 दिया है, तो 8 तो इसमें आएगा प्राकृत संख्या में, 4 5 6 7 8 आएगा, तो यह तो प्राकृत संख्या है। दूसरा दिया है 3 जोड़ 4, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 आएगा, तो प्राकृत संख्याओं में 7 भी आएगा। तीसरा ऑप्शन दिया है सी में दिया है जीरो, तो देखिए प्राकृत संख्याओं के संग्रह में जीरो कहीं नहीं है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन जीरो ही है जो प्राकृत संख्या नहीं है। तो हमारा 2 का आंसर हो गया सी, यानी कि जीरो, जो प्राकृत संख्या नहीं है। क्लियर हो गया। अब आइए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आरोही क्रम में है। हमारा प्रश्न है आरोही क्रम। तीसरा प्रश्न हल कर रहे हैं हम लोग। आरोही, आरोही ध्यान से देखिए, आरोही बढ़ते हुए, कौन सा क्रम, बढ़ते हुए क्रम। तो और अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम, आरोही है ना, इसको कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। तो चारों ऑप्शन में देखेंगे कि किसमें जो है संख्याएं बढ़ रही है। तो पहला वाला देखते हैं, तो 7890 है, और फिर दूसरा मिल रहा है 7870, तो 90 से 70 कम हो गया, तो ये आरोही क्रम में नहीं है। बी और देखिए 7089 है, उसके बाद मिल रहा है 7809, बढ़ रहा है यहाँ पर। फिर 7809 के बाद मिल रहा है 7890, तो 809 से 890 अधिक है, तो यहाँ भी बढ़ गया। और 890 से लिखा है 7980, तो 890 से 980 अधिक है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन बी है उसमें संख्याएं लगातार बढ़ रही है, अतः यह क्या है, अवरोही आरोही क्रम में है। तो आपका ये क्लियर हो गया कि 3 का हमारा बी होगा, यहाँ संख्याएं बढ़ते क्रम में है। अब आता है चौथा प्रश्न
कि 3 अंकों की संख्याओं की कुल संख्या है। 3 अंकों की संख्याओं की कुल संख्या। तो आइए प्रश्न समझते हैं। पहले प्रश्न समझेंगे। तो चौथा प्रश्न में आपको निकालना है 3 अंकों की संख्याएं कितनी है। तो 3 अंकों की संख्याएं निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाता है? तो 999 होता है। यहाँ 3 अंक है, 1 2 3 अंक, और इससे बड़ी संख्या कोई नहीं मिलेगी 3 अंकों की, क्योंकि जब ही इसमें 1 जोड़ेंगे 1000 हो जाएगा, और 1000 हो जाएगा तो यहाँ 4 अंक हो जाएगा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या मिला? 999। और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब तो बता सकते हैं आप आंसर। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 2 × 9 लिख देंगे। अब देखिए 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो 99 के बाद 100 आएगा, 3 अंकों की संख्या शुरू हो जाएगी, और कहाँ तक हो गया? तो 999 तक। तो 99 तक हमारी जो संख्याएं हैं वह 2 अंकों की है, इसके ऊपर जो है 3 अंकों की है। तो 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हो गई? तो 3 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए 999 में से 99 हम घटा देंगे, तो माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? तो 900 मिलेगा। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 कम 9। 3 अंकों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो 900 हो गई। तो हमारा आंसर हो गया डी। तो 4 का आंसर हो गया डी हमारा 900। क्लियर हो गया? बिल्कुल आसानी से समझना है, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, है ना, और एक बार ऐसे पढ़ लेंगे फिर भूलेगा नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1 मिलियन में होता है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिलियन में कितना होता है। तो गणना की 2 पद्धतियां अपने यहाँ प्रचलित है। गणना की 2 पद्धति है। एक है भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति में आप पढ़े हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और वही जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई रहेगा ही। देखिए ध्यान से देखिए, इकाई माने 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 10 का पावर 2, हजार का मतलब 10 का पावर 3, 10,000 का मतलब 10 का पावर 4। वही जो लाख हो जाएगा 10 का पावर 5, 10 लाख होगा 10 का पावर 6, करोड़ होगा 10 का पावर 7, और ये होगा 10 का पावर 8, है ना। ऐसे बढ़ता जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी इकाई आपका होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हजार होता है। यहाँ पर आपको मिलेगा 10,000 भी रहता है, और यहाँ लाख नहीं होता है बल्कि 100,000 हो जाता है। कितना होता है? 100,000। और 100,000 के बाद आता है 1 मिलियन, और 1 मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन, और 10 मिलियन के बाद आता है 100 मिलियन, कहेंगे इसको 100 मिलियन। उसके बाद 100 मिलियन के बाद आएगा 1 बिलियन, इसके बाद मिलेगा आपको 1 बिलियन। तो हमारा प्रश्न है कि 1 मिलियन में कितना होता है। तो 1 मिलियन में हमारा कितना हो गया? तो 10 लाख हो गया। कितना कहेंगे हम? 10 लाख। तो हमारा प्रश्न क्लियर हो गया कि 1 मिलियन में कितना होता है? तो 10 लाख। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। आंसर आपका हो गया सी, यानी कि 10 लाख। हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। 6 नंबर बहुत आसान है। पूछ रहा है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है ना। तो ये मापना आप बहुत बार पढ़ चुके हैं कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो 1 मीटर में हमारा आंसर हो गया 100 सेमी।
हमारा आंसर हो गया डी। 6 का आंसर हो गया आपका डी। कितना हो गया? 100 सेमी। 6 हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। आइए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन 7 में प्रश्न कह रहा है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी को 5,75,000 मत प्राप्त हुए। सफल प्रत्याशी को कितना मिला? सफल प्रत्याशी को प्राप्त मत ये हो गया 5,77,500। 77,500। और दूसरा है निकटतम प्रतिद्वंदी। निकटतम प्रतिद्वंदी को प्राप्त मत यह कितना हो गया? 3,48,700। 3,48,700। निकटतम प्रतिद्वंदी, चुनाव में कई प्रत्याशी लड़ते हैं, है ना। चुनाव में कई प्रत्याशी लड़ते हैं। एक प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट आता है, दूसरा प्रत्याशी को उससे थोड़ा सा कम आता है, बाकी प्रत्याशी को बहुत कम आता है ना। तो दूसरे स्थान पर जो रहता है उसको हम कहते हैं निकटतम प्रतिद्वंदी। तो निकटतम प्रतिद्वंदी जो है 3,48,700 पाया, जीतने वाला जो है 5,77,500 पाया। तो कह रहा है कि कितने मतों से जीता, कितना वोट से वह जीत गया। तो कितना वोट से जीत गया तो इसका हम क्या निकालेंगे? तो अंतर निकालेंगे, यानी घटा देंगे इसको। तो घटाने पर हमको क्या मिलेगा? तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में 7 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पर बचा 6, 6 में से 8 नहीं घटेगा फिर हासिल लेंगे तो 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर भी 6 बचा है ना। 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर बचा 5, 5 में से 3 गया 2। तो हमारा आंसर हो गया 2,28,800। हमारा ऑप्शन दिया है 2,28,800। कौन सा ऑप्शन है? तो बी है। तो 7 का आंसर हमारा हो गया बी। क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8, रोमन संख्या। रोमन संख्या आपको दिया है, वह कह रहा है कि हिंदू अरेबिक में मान कितना होगा। 8 में रोमन संख्या आपको क्या दिया है, ध्यान से देखिए। ऐसे संख्या दिया है, इस संख्या का मान क्या होगा। तो संख्या का मान तो प्रश्न में ये दिया है, कोई प्रश्न दूसरा हो सकता है। तो आइए हम रोमन संख्या सीख लेते हैं, है ना। रोमन संख्या सीख लेंगे तो कोई प्रश्न बनाना आसान हो जाएगा। रोमन अंक पहले जाने, रोमन अंक, और इसको कहते हैं हिंदू अरेबिक मान। रोमन अंक का हिंदू अरेबिक मान क्या है? तो रोमन अंक जैसे ऐसे चिन्ह दे दिया गया, इसका मतलब होता है 1, और ये दूसरा चिन्ह दे दिया गया, इसका मतलब होता है 5। ये रोमन में 1 लिखा गया है, रोमन में 5 लिखा गया है, रोमन में 10 ऐसे लिखा जाता है, रोमन में ये 50 लिखा गया है। एल लिखेंगे तो इसको 50 माना जाएगा, सी लिखेंगे तो क्या माना जाएगा? तो 100 माना जाएगा, डी लिखेंगे तो इसको माना जाएगा 500, और एम लिखेंगे तो इसको माना जाएगा 1000। ये रोमन अंक है। जैसे हिंदी में अंक क्या है आते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, यही 10 गो अंक है। उसी तरह से रोमन में यही जो है 6 अंक हैं। इससे जो है संख्याएं लिखा जाता है। जैसे 9 लिखना है तो 9 लिखने के लिए क्या करेंगे? तो 10 में से 1 कम कर देंगे, इधर लिख दिए तो 9 हो गया। अब वहीं जो है 11 लिखना है तो 10 में 1 इधर कर देंगे, 10 के बाद यानी कि दाईं ओर संख्या लिख देंगे, दाईं ओर 1 लिखेंगे तो ये बढ़ा देगा, और बाईं ओर 1 लिखेंगे तो घटा देगा। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर कितना लिखा गया है? तो 10 और 6, 5 1 6, 10 6 16 लिखा गया है, ठीक है। वही जो है
10 लिख के, है ना, और इधर 1 दे दिए तो कितना हो गया 9, मगर 2 नहीं देंगे इधर। क्यों नहीं देंगे? आते इसको 3 बार हम रिपीट करते हैं, रोमन में 1 को और 10 को 3 बार रिपीट करते हैं। तो 8 लिखना होगा हमको रोमन में, तो 8 लिखने के लिए हम 5 लिखेंगे और 3 को 1 लिख देंगे, ये 8 हो गया। रोमन में 55 लिखना है तो एल लिख दिए, इधर 5 लिख दिए, ये 55 हो गया, 50 5 55। ठीक है, वही जो है 40 लिखना है तो एल लिख दिए और इधर 10 कम कर दिए, ये 40 हो गया, 5 कम कर देंगे 45 होगा। इस तरह से रोमन अंक में ध्यान से देखिए, अब ये बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या सी है, तो सी का मतलब कितना होता है हमारा, तो 100 होता है, और 100 में कितना बढ़ाया गया है, तो 5 बढ़ाया गया है, तो 105 हो गया, और इधर 10 घटा दिया गया है, तो 105 में से 10 घटा दिया गया तो कितना बचेगा आपको, आता 95। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 95। तो इस तरह से रोमन के इन अंकों की सहायता से हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया 95, यानी कि 8 का आंसर हो गया हमारा बी, 95। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, 9 नंबर। निम्न में कौन संपूर्ण संख्या नहीं है? आपको क्या बताना है, संपूर्ण संख्या। तो संपूर्ण संख्या नहीं है पहचान करना है, तो पहले हमको संपूर्ण संख्या का परिभाषा जानना होगा। संपूर्ण संख्या कहते किसे हैं? तो संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर वह संख्या है जिसके सभी गुणनखंडों को जोड़ा जाए, सभी गुणनखंडों क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तो उस संख्या के दुगुने के बराबर आ जाए, उस संख्या के दुगुने के बराबर आ जाए। जैसे 6 देखिए, संख्या 6 है, तो 6 का गुणनखंड क्या क्या होगा, तो 6 में 1 से भाग लगेगा, और किससे भाग लगेगा, तो 2 से भाग लगेगा, फिर 3 से भाग लगेगा, फिर 6 से। ठीक है, और इस सबको जोड़ दीजिए, कितना आता है, तो 1 2 3 3 6 6 12, कितना आ गया 12। तो यह संपूर्ण संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंडों का योगफल इस संख्या का दुगुना है, यानी कि ये 6 का दुगुना है। उसी तरह से 28 का गुणनखंड देखिए, 28 में किससे किससे भाग लगेगा, तो 1 से लगेगा, 28 में और किससे भाग लगेगा, तो 2 से लगेगा, 2 के बाद जो है 4 से लगता है, 4 सत्ते 28, फिर 28 7 के पहाड़ा में आता है, फिर जो है 14 के पहाड़ा में आता है, फिर 28 के पहाड़ा में। इस सबको जोड़िए, कितना आता है, तो 1 2 3 4 7 7 14 14 28 28 56, यानी कि 28 का दुगुना हो गया। यहाँ तो जोड़ने पर 28 आता है, 28 ये हो गया, दुगुना हो गया, यानी कि दुगुना 28 हो गया, तो यह भी संपूर्ण संख्या है। तो हमारा संपूर्ण संख्या कौन सा नहीं मिल रहा है, तो 46 है, 46 का हम गुणनखंड लिखते हैं, 46 का, तो 46 का गुणनखंड, 46 में 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, और 2 के बाद 46 में एक ही बार 23 से भाग लगेगा, और फिर 46 से। तो ये तीनों को जोड़ने पर जो है हमारा 46 नहीं आएगा, या इस सबको जोड़ दें तो 46 का दुगुना 92 नहीं आएगा, तो यह संपूर्ण संख्या नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया 9 नंबर का सी, 9 का आंसर हमारा मिल गया, क्या मिल गया, सी, 46, यह संपूर्ण संख्या नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्न में कौन अभाज्य संख्या नहीं है, 10 नंबर। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या का परिभाषा जानेंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का परिभाषा आपको मालूम हो तो इस प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। तो अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, तो वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं।
अब क्लियर हो गया कि जिस संख्या के दो गुणनखंड हो, दो से न अधिक हो न दो से कम हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो इसमें जो संख्याएं दी हुई है, जैसे 2 है, 53 है, 7 है और 9 है, तो दो गुणनखंड वाले कौन कौन से संख्याएं हैं, पहले इसको देखा जाए। दो गुणनखंड वाले कौन कौन संख्याएं हैं? तो 2 है, 2 के 2 ही गुणनखंड है, 2 में 1 से भाग लगेगा और नहीं तो 2 से भाग लगेगा। उसी तरह से 3 है, 3 में 1 से भाग लगेगा नहीं तो 3 से भाग लगेगा और किसी से भाग नहीं लगेगा। दो गुणनखंड हो गया इसका भी। 5 है, 5 के 2 गुणनखंड है, 1 और 5। 7, 7 के 2 ही गुणनखंड है, 1 और 7। उसके बाद से 11 के 2 ही गुणनखंड है, 1 और 11। 13 के 2 ही गुणनखंड है, 1 और 13। तो इस तरह से ऐसी संख्या है जिसमें 1 से भाग लगे और स्वयं उसी संख्या से भाग लगे, उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। तो इसमें जांच करना है कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो कौन सी संख्या मिला जी? तो 9 जो है उत्तर में हमारा होगा 9, यानी कि डी 9 होगा। 9 क्यों होगा? ध्यान से देखिए, 9 के कितने गुणनखंड हैं? सोचिए तो जरा। 9 के गुणनखंड निकालेंगे तो 9 में किससे किससे भाग लगेगा? बोलिए। तो 9 में जो है 1 से भाग लगेगा और किससे भाग लगेगा? तो 3 से भाग लगेगा और 9 से भाग लगेगा। तो 9 के 3 गुणनखंड हो गए, मगर हमारे परिभाषा के क्या कहता है कि केवल 2 गुणनखंड हो, तो इसलिए 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें कौन अभाज्य संख्या नहीं है? तो आंसर हो गया हमारा 9। क्वेश्चन 10 हमारा कंप्लीट हुआ। आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभी अभाज्य संख्या की परिभाषा देखे थे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या मिला था हमारा? 2 मिला था। क्या मिला था? 2। एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक जो है, एक के गुणनखंड एक को मिलता है, इसलिए इसे अभाज्य संख्या हम नहीं कहते हैं। अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है? तो कम से कम हमारा 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी हमारा? 2 होगा। तो आंसर हो गया 11 का। क्या मिलेगा आपको? 11। 11 का आंसर हो गया आपका डी। 11 का आंसर हो गया आपका डी 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या मिला? 2 मिला। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में कौन सी युग्म सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, है ना। बहुत अच्छे परिभाषा आप पढ़ने जा रहे हैं इसमें। प्रश्न क्या है? तो सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं। इसको हम कहते हैं कोप्राइम, कोप्राइम नंबर्स। तो संख्याओं का वह जोड़ा, संख्याओं का वह जोड़ा या वह युग्म जिसमें एक को छोड़ के अन्य किसी संख्या से दोनों में पूरा पूरा भाग नहीं लगे। है समझ में? जैसे हम यहाँ 15 ले लिए और 19 ले लिए, तो इस दोनों में किससे भाग लगेगा? तो 1 से लगेगा, लेकिन और किसी संख्या से दोनों में पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो ये हो जाएंगे सह अभाज्य। 16 है और 12 है, देखिए इसमें किससे किससे भाग लगेगा? अरे दोनों संख्या में 2 से भाग लग जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लगेगा, 4 से भी लगेगा और 1 से भी लगेगा। तो ये सह अभाज्य नहीं है। क्यों? तो इसके जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो 1 के अलावे और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तो उसे हम कहेंगे सह अभाज्य संख्या, है ना। तो सह अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन मिल रहा है? ध्यान से देखिए, 15 21 है, 12 16 6 13। तो यहाँ ऑप्शन में पहला ऑप्शन 15 21। तो 15 और 21 में देखिए 1 से भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा दोनों में, तो यह सह अभाज्य नहीं है। दूसरा क्या आपका दिया है? 12 16। तो 12 और 16 में देखिए इसमें किससे किससे भाग लग जाएगा? तो 1 से लग जाएगा। 12 और 16 2 के पहाड़ा में भी आता है, 12 और 16 4 के पहाड़ा में भी आता है। ठीक है, तो इसमें जो है 3 संख्याओं से भाग लग गया, है ना।
हमारा सअभाज्य संख्या का परिभाषा क्या कहता है, तो एक को छोड़ के अन्य किसी संख्या से दोनों में भाग नहीं लगे। तो ये दूसरा भी हमारा नहीं सही हुआ। तब तीसरा जांच करते हैं। तीसरा में क्या दिया है आपको, 6 और 13। सी में दिया है 6 और 13। तो 6 और 13 में दोनों में किससे भाग लगेगा, या तो 1 से लगेगा और किसी से भाग दोनों में नहीं लगेगा। 2 के पहाड़ा में 6 आएगा तो 13 नहीं आएगा, 3 के पहाड़ा में 6 आएगा तो 13 नहीं आएगा। तो इस तरह से इसका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला, है ना। दोनों में कौन सा गुणनखंड दोनों में है जी, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला, तो 1 मिला। अतः यह क्या हो गया, सअभाज्य संख्या हो गया। तो सअभाज्य संख्याओं का योग उसे कहेंगे जिसमें एक के अलावे दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो आंसर हमारा हो गया सी। क्या आंसर हो गया इसका, सी हो गया। तो हमारे 11 नंबर नहीं 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया सी। 12 का आंसर मिला हमारा सी, 6 और 13। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर, निम्न में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। 13 नंबर 3 से विभाज्य संख्या। तो 3 से विभाज्यता का नियम छठा क्लास में आपको दिया गया है। छठा क्लास में दिया गया है कि कोई संख्या 3 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या के अंकों को जोड़ा जाए और वह 3 से विभाज्य हो। संख्या के अंकों को जोड़ दीजिए, अगर 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से क्या होगी, पूरा पूरा विभाजित होगी। जैसे हम यहाँ लिख दिए 2 से 21, तो 2 और 2 4 और 1 5, 2 जोड़ 2 जोड़ 1 यानी कि 5 हो गया। 5 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, 5 3 से विभाज्य नहीं है। तो 3 से विभाज्य नहीं है तो यह 3 से विभाजित नहीं होगा। यानी कि अंकों का योग 3 से विभाज्य नहीं हो तो वह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब हमारा जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में संख्याओं को जोड़ के देखते हैं। पहला ऑप्शन में दिया है आपको 320, तो 320 में अंक क्या मिले, 3 2 और 0। तो 3 और 2 5, और 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 5 आएगा। यानी कि 3 जोड़ 2 जोड़ 0 बराबर 5 हो गया। यह 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, अतः यह 3 से विभाज्य नहीं है। दूसरा में आपको दिया है 2 3 0, तो 2 जोड़ 3 जोड़ 0 बराबर ये भी 5 आ गया। यह भी जो 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, अतः यह 3 से विभाज्य नहीं है। तीसरा देखते हैं 2 0 1 है, 2 0 1 यानी 2 से 1। तो 2 से 1 में कौन कौन से अंक हैं, तो 2 है 0 है और 1 है। तो 2 0 और 1 को जोड़िए कितना आता है, तो 3 आता है। और यह 3 के पहाड़ा में आता है ना जी, जो 3 से विभाज्य है। अतः 2 से 1 3 से विभाज्य है। बहुत आसान है, संख्याओं को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर देखिए वह 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है। अगर वह 3 के पहाड़ा में आता है तो लिख देंगे यह 3 से विभाज्य है। तो 13 का सी नंबर आंसर हो गया 2 से 1, यानी कि 13 का आंसर हो गया सी। आप कहेंगे कि 2 3 से भाग देकर हम जांच कर लेते बहुत आसानी से। तो छोटी संख्या है तो आप भाग देंगे, और बड़ी संख्याएं जब आपको मिलेगी 8 अंक 10 अंक का, तो भाग देने में ज़्यादा समय लगेगा। तो उसके लिए हम विभाज्यता का नियम अपनाते हैं कि सभी अंकों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद 3 से भाग देते हैं। अगर भाग से 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। 13 हो गया। आइए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य, तो 6 से विभाज्यता का नियम याद कीजिए क्या है। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। ध्यान सुनिए, कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। अब हमारा जो ऑप्शन है पहला 512। अब 512 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर इकाई का अंक 2 है यानी कि सम है।
तो यह तो 2 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? तो 2 से विभाज्य है। मगर 5 और 1 6 और 2 8, इसको जोड़ने पर कितना आता है? 5 जोड़ 1 जोड़ 2 बराबर 8, जो 3 से विभाज्य नहीं है। तो हमारा तो मिला 2 से विभाज्य मिल गया, लेकिन 3 से विभाज्य यह नहीं है, इसलिए कहेंगे कि यह पूरे संख्या यानी कि 512 3 से विभाज्य नहीं है। पहला कंडीशन हमारा मिला 6 से विभाज्य नहीं है। दूसरा देखते हैं 960। तो 960 को यहाँ इकाई का अंक 0 है, तो अगर इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 10 आता है, 20 आता है, तो यह 2 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? तो 2 से विभाज्य है। अब 3 से जांच करते हैं, तो अंकों का जोड़ कीजिए, तो 9 जोड़ 6 जोड़ 0, 9 6 15 और 0 कितना हो गया? 15। देखिए तो 15 3 के पहाड़ा में आता है जी, तो 15 जो 3 से विभाज्य है। अतः 960 3 से विभाज्य है। अब आपने देखा कि 960 2 से भी विभाज्य है और 960 3 से विभाज्य है, यानी कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि 960 6 से विभाज्य है। और इस तरह से विभाज्यता के नियम से हम जांच करके बता देंगे कौन 6 से विभाज्य है। और नहीं तो छोटी संख्या है तो आप सीधे भाग दे दीजिए, भाग दे के देखेंगे कट जाएगा तो लिखेंगे 6 से विभाज्य है। लेकिन बड़ी संख्या जब आएगी तो यह नियम से जांच करना हमारा आसान पड़ेगा।